नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जायसवाल बालाजी स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है महाराजगंज एंटरटेनमेंट अड्डा। दोस्तों, आप सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे डेल्टा और डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट्स की। आज हम इस पर चर्चा करेंगे महाराजगंज जनपद के जाने माने होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील के.वाई. आनंद जी से, जो होम्योपैथ में MD होने के साथ साथ पोषण विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सुनील के.वाई. आनंद जी से। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कोरोना वायरस आखिर है क्या? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा स्वागत अभिनंदन है। और बहुत अच्छा लगा कि आप कोरोना के बारे में ऐसे जागरूक सवाल लेके हमारे पास आए हैं, जिसको जानने के लिए लगभग सभी लोग जानने का प्रयास करना चाहते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि ये वाकई में क्या है। तो मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना भी एक तरह का वायरस होता है जो सर्दी जुकाम जैसा है, जिसको हम लोग सदियों ज़माने से जानते हैं कोराइजा। कोराइजा एक शब्द होता है जिससे कोरोना शब्द बाहर आया है। तो यानी कोराइजा माने सर्दी, और सर्दी का ही एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग कोरोना बोल रहे हैं। तो कोरोना भी एक तरह का सर्दी जुकाम वाला ही वायरस है जिसका ये एडवांस वर्जन है, यानी सर्दी जुकाम से एडवांस वर्जन को हम लोग कोरोना वायरस बोल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ठीक। डॉक्टर साहब, ये दर्शकों का हमारा ये प्रश्न है जी कि ये कोरोना वायरस और ये डेल्टा प्लस जो आजकल सुनने में आ रहा है, जी जी बिल्कुल, तो दोनों में अंतर क्या है? जी ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है, ये भी कोरोना कोविड-19 का एडवांस वर्जन है। कोविड-19 का अगला वर्जन जो है डेल्टा, और उसका भी एडवांस अगला वर्जन जो है डेल्टा प्लस है। तो अभी जो डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट आया है, इसको हम लोग एक नया नाम दिए हैं B1.617.2। ठीक है, ये हम लोग कोडिंग इसलिए करते हैं कि कोडिंग से ये पता चलता है कि अंतर कर पाते हैं। जैसे जो वायरस होता है कोरोना का, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहता है, हमेशा अपने स्वरूप को बदल रहा है। ये अपने जो पुराने प्रोटीन होते हैं उस पुराने प्रोटीन को बदल करके अपना नया प्रोटीन डेवलप करता है, और नया प्रोटीन जो होता है उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं कि इस तरह के प्रोटीन हमारे बॉडी में जब जाती है तो हमारी बॉडी उसको अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो इसलिए हम लोग उसको कोड करते हैं कि यह एक नया तरह का प्रोटीन है, इसकी कोडिंग ये रहेगी। और ये जानने का प्रयास करते हैं कि पिछला जो कोडिंग था, यानी पिछला जो वायरस था, वो ज़्यादा खतरनाक है कि नया वाला जो एडवांस है वो ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे ये वायरस हमेशा अपने कोड को चेंज करता रहता है, यानी अपने प्रोटीन को बदलता रहता है। जैसे जैसे प्रोटीन बदलता है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता जा रहा है, खासकर ये कोरोना के केस में। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग वेरिएंट में तब्दील कर रहे हैं। अभी तो मान लीजिए डेल्टा आया है, डेल्टा प्लस आया है, फिर अभी लेमडा भी आ गया है, अभी कुछ वैरायटी लेमडा की भी कुछ देशों में पाई गई है। तो अभी बहुत सारे ऐसे इसके वर्जन आते रहेंगे, और जब तक कि हमारे समाज के लोगों का जो इम्यूनिटी लेवल इस लेवल तक न पहुंच जाए कि ये हमको अफेक्ट ना कर पाए। जी ठीक है। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज जो डेल्टा प्लस जी जी ये नाम जो उजागर हुआ है, जी जी, तो इसमें बोला गया कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बच्चे होंगे। तो हमारे बच्चे जो इससे इफेक्ट होंगे, जी, तो इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं? जी जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है बहुत जेन्युइन है। और आज के समय में सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये ऐसा कौन सा तब्दीली हो रही है कि अभी हम लोग पिछले 2000 न्यूज़ में आप देखिए तो तीसरी लहर, तीसरी लहर, जी बिल्कुल, ये हर जगह आ रही है। जी, अभी जैसे हम लोग पिछले 2020 से हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो अभी एक लहर गई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी संभावना हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वायरस जो है समय के साथ अपने आप को तब्दील कर रहा है। ठीक है, तो अब तीसरी लहर की संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि अभी जो इसमें ट्रांसफॉर्म जो कर रहा है वायरस अपने आप को, यानी अब वायरस जो है अपने अंदर प्रोटीन को चेंज कर रहा है। जैसे दिन पे दिन अपने प्रोटीन को बदल रहा है। तो जो नया प्रोटीन आया है उससे जो नया वायरस डेवलप हुआ है, जो नया वायरस नए प्रोटीन के साथ आया है, उसको अपने अंदर बढ़ने की क्षमता, यानी डेवलप करने की क्षमता, मल्टीप्लिकेशन की क्षमता, अपनी जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता बढ़ गई है।
यानी वो बहुत तेज़ी से, पहले जो वायरस 15 दिन में हमको नुकसान पहुंचा लेता था, 15 दिन में मेरे लिए खतरनाक होता था, अभी वो वायरस जो है धीरे धीरे करके सप्ताह भर में हो गया, अभी वो क्या है 5 दिन में हो गया, अभी 4 दिन में हो गया। यानी वो अपनी जनसंख्या इस कदर तेज़ी से बढ़ाएगा हमारे बॉडी के अंदर जा करके कि बहुत तेज़ी से वो नाक से एंट्री करते हुए धीरे धीरे गले में आएगा, फिर गले से इंटर करते करते हमारे फेफड़े में जाएगा, फिर हमारे फेफड़े की जो सांस की छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं वहाँ पहुँच जाता है, और जब वहाँ पहुँच जाता है तो एक निमोनिया डेवलप करता है। ठीक है, तो अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी तगड़ी होती है। आप देखे होंगे बच्चे, आपका छोटा कोई बच्चा होता है वो 4-5 साल तक बहुत बीमार होता है, बार बार बीमार होता है, क्योंकि उसके अंदर जो होती है इम्यूनिटी इतनी तगड़ी होती है, छोटा सा भी कोई वायरस अंदर आएगा तो उसके बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब जो ये वायरस नया आ रहा है इतना तेज़ गति से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा कि बच्चे में बहुत तेज़ इन्फेक्ट करेगा और अपनी मल्टीप्लिकेशन इतना तेज़ी से गति से करेगा कि अंदर बहुत जल्दी फेफड़े में घुसेगा बच्चे के। इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चे की इम्यूनिटी भी अब उसको रोक नहीं पाएगी और बच्चे में भी अपना असर दिखाएगा। जी, ठीक है, यही अंतर है कि अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, यानी तीसरा जो वायरस, नया तरह का जो वायरस आया वो बहुत तेज़ गति से अपना जनसंख्या बढ़ाएगा और बच्चों की इम्यूनिटी भी उस लेवल की नहीं बन पाएगी कि वो उसको रोक पाए, इसलिए बच्चे भी से इन्फेक्टेड होंगे तेज़ी से। यही मतलब है। सर, ऐसे स्थिति में हम लक्षण को कैसे पहचानें बच्चों में? जी जी जी, देखिए जो वायरस होता है इसके लक्षण जो है सामान्य से लेकर के और ख़तरनाक तक हैं। जी, जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए कि शुरुआत जब होता है इस वायरस का तो वो नाक से एंट्री होती है, नाक से अंदर जाने के बाद फिर वो गले में जाता है, गले से फेफड़े में जाता है। तो जैसे जहाँ रहता है उसके हिसाब से इसके सिम्टम होते हैं। होता क्या है, जैसे मेरे बॉडी के अंदर इंटर जब करता है तो हमारी इम्यूनिटी अगर तगड़ी होती है उसको नाक पे ही रोक लेती है, किसी के गले तक जाने में रोक लेती है, किसी के सांस की नली तक जाने में रोक लेती है, किसी को फेफड़े तक पहुंच जाता है, किसी के लंग्स के एल्वुलाई तक पहुंच जाता है। तो जो इसके लक्षण होते हैं जिस लेवल तक वो अफेक्ट करता है उसी तरह से लक्षण आते हैं। जैसे इसके समान लक्षण में जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बदन दर्द, सर दर्द, सुगंध का चले जाना, जुबान में टेस्ट नहीं आना, ठीक है, और कुछ मरीजों में दस्त की भी शिकायत देखने के लिए मिल रही है। कभी कभी किसी को दस्त के साथ शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो इसके सामान्य से लक्षण हैं। जैसे अब ये लक्षण अगर वायरस फेफड़े में और अंदर एंट्री कर गया, ज़्यादा मात्रा में एंट्री कर गया, तो ऐसे में इसके लक्षण और भी सीवियर होंगे, खतरनाक तरह के होंगे। जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, सीने में दर्द होना, सांस फूलना, ठीक है, और फेफड़े में निमोनिया डेवलप हो जाना। जैसे फेफड़े के अंदर जब एल्वुलाई में पहुंच जाएगा तो निमोनिया डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये इसके लक्षण हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, अक्सर क्या देखा जाता है कि बच्चे इधर उधर कूद फांद करते रहते हैं। जी जी, वो तो बच्चों का स्वभाव ही है। हाँ जी, तो ऐसे में बच्चों में विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। जी, जैसे सबसे पहली सावधानी तो यह है कि बच्चे कहीं से भी आते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे हाथ धोना, जी, ये सबसे बड़ी ज़रूरी की चीज़ होती है कि पहले बच्चों का हाथ धोने पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो हाथ गंदा रहेगा बच्चों का तो वो बार बार नाक को छुएंगे, मुंह में उंगली डालेंगे। जी, सफाई पर तो हमारी मोदी सरकार भी सफाई पर जोर दे रही है। जी जी बिल्कुल, सरकार इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि इस तरह की बीमारियां भविष्य में हो ही रही हैं, आ ही रही हैं, देखने के लिए मिल रहा है। तो बच्चों को हम कैसे बचा पाएंगे कि जब बच्चे हमारे बार बार अपने हाथ धुलते रहें, सफाई रखें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, ताकि वो आँख और मुंह को छुएं तो इन्फेक्शन आँख और मुंह के रास्ते या शरीर के रास्ते जहाँ भी वो टच करते हैं उसके रास्ते अंदर जाने की संभावना है जो है कम हो जाए। अपने घर का साफ़ सफाई रखें, जैसे घर में पोछा लगता रहे, जिससे भी आप अपने घर का पोछा लगाते हो ताकि गंदगी कम से कम हो, और बच्चे घर में ही रहते हैं तो गंदगी के चांसेस कम हो घर में, तो बच्चे भी इन्फेक्टेड कम होंगे। दूसरी कि जैसे घर में क्या है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर निकालें या गंदे कपड़े बाहर निकालना है, भी सावधानी बरतनी पड़ेगी हम बड़ों को भी। जी जी जी, जब हम लोग इस तरह की छोटी छोटी सावधानी रखेंगे तभी हमारे बच्चे बच पाएंगे। जैसे मान लीजिए घर में कोई बीमार है तो बच्चा वो उसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि बच्चा सबसे मिलते हैं, खेलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को क्या होता है कि हमें बचाना होता है कि बच्चे कम से कम लोगों के संपर्क में आएँ।
जैसे बच्चे अक्सर लोग क्या होता है अस्पतालों में जाते हैं तो बच्चों को भी साथ लेके चले जाते हैं। जी, ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्पताल जाएं या कहीं भीड़ भाड़ मार्केट जाएं, कहीं जाएं जहां लोगों से हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है वहां बच्चों को ले जाने से बचें जी। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें बस। जी सर। जी डॉक्टर साहब, तो ऐसे में बच्चों का खान पान क्या होना चाहिए? जी जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि हम बीमारी होने से पहले ही कैसे बचा सकते हैं बच्चे को। जी जी। तो ये एक बहुत ज़रूरी का चीज़ होता है कि हम कैसे अपने बच्चों को क्या ऐसा चीज़ खिलाएं कि बच्चे हमारे उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती रहे, वो इन्फेक्ट कम हो। ठीक है, तो सबसे विशेष ज़रूरी ये होता है खान पान में, जैसे जो वायरस होता है ये बहुत तेज़ी से अटैक करता है हमको। तो ऐसे में हमारा जो बच्चों का खान पान होना चाहिए वो प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए, इसमें प्रोटीन की मात्रा बेहतर हो। जैसे खाने में हरी साग सब्जियाँ, फल, ठीक है, ये सब चीज़ें जैसे अक्सर बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, हरी सब्जियों को, हर घर की कहानी। हाँ, या फल को जैसे बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहें तो अपने बच्चों को उनके पसंदीदा फ्लेवर में उनको परोस सकते हैं। बिल्कुल। जैसे उसी सब्जियों को, उसी फलों को कुछ ऐसे चाट मसाला वगैरह कुछ तरह की चीज़ें डाल करके चटपटा बनाए उनके लिए, ताकि वो उसको आसानी से खाएं और इंटरेस्ट लें खाने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं खिला पाएंगे आप। तो ये तो हरी साग सब्जियाँ हो गई, और जो सीजन के फल आ रहे हैं फल को ज़रूर दें। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हम अपने क्लिनिक पर भी देखते हैं कि मैक्सिमम मैं अपने क्लिनिक पे ही मैं देखता हूँ कि लोग बच्चों को लेके आते हैं, उनको कोई सा उनको फाड़ के दे देते हैं, ये बिस्कुट खा लो, ये चिप्स खा लो। तो ये जो जंक फूड होते हैं, जंक फूड जितने भी होते हैं, इनको बच्चों से दूर रखना चाहिए। और हम लोग अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को जो है दे देते हैं, चलो ये इसी में लगा रहेगा तो हमको परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत गंदी आदत है। हम अपने बच्चों को जो है खाने पीने में जो जंक फूड है, कम से कम इस समय जंक फूड जितने आ रहे हैं उससे अपने बच्चों को ज़रूर बचाएं, और उसके बदले घर पे ही अपने उसके मन पसंदीदा चीज़ों को बनाएं और खिलाएं। ठीक है, ये तो विशेष चीज़ हो गया कि एक बचाव और क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में प्रोटीन का भरपूर मात्रा देते रहें। जैसे सुबह में बच्चों को जैसे भीगे हुए चने या अखरोट या बादाम, ये भी बच्चे शायद कुछ बच्चे अच्छे तरह से खाते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है इसमें, तो ये भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे कुछ विटामिन्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है इस समय। इससे जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में देखा गया है कि जिनके अंदर कुछ विटामिन्स अगर भरपूर मात्रा में है तो उनको वायरस कम अटैक कर रहा है, अगर अटैक भी कर लिया तो वो इफेक्ट कम कर पा रहा है, उनको नुकसान कम कर रहा है। जैसे लाल पीले रंग की जो फल होते हैं और सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो लाल पीले जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, जैसे आम हो गया, पपीते हो गए, इस तरह में विटामिन ए की मात्रा होती है, तो इनको बच्चों को देना चाहिए। आसानी से नेचुरल तरीके से विटामिन ए मिल जाता है इसमें। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो या इम्यूनिटी बेहतर रहे, इसके लिए बच्चों को नाश्ते में जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, जो आसानी से हर महिलाएं अपने घर पे बना सकती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अंडा हो गया, पनीर हो गया, तो इस तरह की चीज़ों को उनके खाने के, उनके पसंद के हिसाब से बनाते रहें। नाश्ते में एक कप दूध के साथ एक कटोरी उबला हुआ अंकुरित चना या इस तरह का कुछ और भी दे सकते हैं उनको, जो भी बच्चा आपका खाना चाहे। ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे बच्चा जो है आपका जो उसकी ज़रूरत के प्रोटीन होते हैं उसकी बॉडी में मिलता रहता है। और इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जैसे हमारे बच्चे कम से कम 8 से 10 गिलास पानी भी पिएं, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बच्चे खा पी के पेट भर जाता है तो पानी होने पे कम ध्यान देते हैं, तो डिहाइड्रेशन ना होने पाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे खा पी रहे हैं लेकिन पानी की भी उतनी ज़रूरत होती है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो जितनी ज़रूरत सीमेंट और सरिया की होती है उतनी ही ज़रूरत पानी की भी होती है। तो इसलिए बच्चों को भी पानी समय समय से पीने के लिए प्रेरित करें और उनको कोशिश करें कि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो वायरस का अटैक भी कम होगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भगवान ना करे किसी बच्चों को कोरोना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी स्थिति में किसी बच्चे को अगर हो जाती है जी जी जी, तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमको इससे भी तैयार रहना होगा कि बच्चा इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो कोरोना हो जाए तो न अपने घबराएं न बच्चे को घबराने दें, इसका ज़रूर ध्यान रखें आप।
क्योंकि घबराहट होने पे जैसे आप घबराएंगे या बहुत ज़्यादा जब पैनिक होने लगेंगे तो बच्चा भी डरने लगेगा और पता चलेगा कि वो घर में किसी को पकड़ लेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हो भी जाए तो भी बच्चे को सांत्वना देते रहें और उसको उसके खाने पीने पर उसके भोजन पानी पे विशेष ध्यान दें। जैसे उसको ठंडा पानी बिल्कुल ना दें, फ्रिज का आइटम बिल्कुल ना दें, उसको गर्म पानी और गर्म भोजन ये सब देते रहें, ठीक है। और हो जाने के बाद बच्चे को थोड़ा परिवार के अन्य सदस्यों से कम मिलने दें, उसको थोड़ा सा अलग कमरे में लेकर रहें और कमरा ऐसा हो जो खुला हवादार कमरा हो, बल्कि जिसमें एयरेशन होता रहे, ताकि वायरस अगर इन्फेक्टेड होता भी है तो वो वायरस हवा में कंसंट्रेट ना होने पाए, वो निकलता रहे, ठीक है। और उसका सबसे बड़ी बात है कि बच्चा अकेले रह नहीं सकता जी, तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर इन्फेक्टेड हो जाएगा, बड़े को तो हम समझा सकते हैं भाई आप इन्फेक्टेड हो, आप किनारे रहो, लेकिन बच्चा तो अकेले रहेगा नहीं। तो ऐसे में क्या करना होगा कि ऐसे कंडीशन में बच्चे को उसका मन पसंदीदा प्रोग्राम दिखाते हैं, जैसे मोबाइल में कार्टून देखना चाहता हो, पिक्चर देखना चाहता हो, या उसका पसंदीदा चीज़ जो भी वो देखना चाहता हो आप ज़रूर दिखाएं, ताकि बच्चा अपने आप को उसमें व्यस्त रखे और वो पैनिक ना होने पाए, घबराए ना। आजकल भी ऐसा स्कूल बंद है तो बच्चे इसी में बिल्कुल व्यस्त हैं। बिल्कुल गीत संगीत जो भी वो पसंद करता है उसको ज़रूर दें। और खाने में हमने अभी चर्चा किया है कि खाने में प्रोटीन का सेवन ज़रूर करवाएं, और जब हो ही जाता है तो उस समय प्रोटीन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो भी हम चीज़ें पहले भी जैसे अंडा, पनीर, दलिया या जैसे उपमा, पोहा, ये सारी चीज़ों को हमने चर्चा किया है, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर दें बच्चों को। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को पैनिक ना करें, डराएं नहीं उसको, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर दिक्कत होती है तो लगभग सारे माँ बाप जानते हैं, बच्चों को अगर बुखार होता है, अगर बच्चे को 101 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसको कालपाल का सिरप वगैरह ज़रूर दें। और अगर इसके बाद भी स्थिति अगर अच्छी नहीं रहती है, ज़्यादा गंभीर अगर सिम्टम आते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और सरकार द्वारा निर्देशित जो भी हैं जी, हाँ बिल्कुल, उस सारी चीज़ों को फॉलो करें और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए और सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। और बच्चों को अस्पताल अगर ज़रूरत हो तो अस्पताल भी ले जाएं। जी साहब, इसमें जो लोग पहले से बीमार हैं, पिछली बीमारियों से ग्रसित हैं, तो कौन सी बीमारियों से ग्रसित लोगों को ये ज़्यादा घातक हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैक्सिमम लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि जैसे कोरोना को लेके लगभग सारे लोग भयभीत हैं और कुछ ज़्यादा ही डर जाते हैं। जिनको नहीं डरना चाहिए, पता चलता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही डर करके बीमारी को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे में कोरोना के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किनको ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे उन मरीजों को या उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, जैसे जिनको जैसे घातक बीमारियां हैं, जैसे गंभीर बीमारियां हैं, जैसे जिनको ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, शुगर है, या इसी तरह की क्रानिक बीमारी, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी है या कोई भी पुराना इन्फेक्शन है उसको, ठीक है। तो ऐसे में उनकी इम्यूनिटी लेवल पहले से डाउन रहती है जी। जो लोग पहले से बीमार हैं उनकी इम्यूनिटी का लेवल पहले से डाउन रहता है। तो उनकी इम्यूनिटी चूँकि पहले से डाउन है तो उनको कोरोना होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये जिनकी लो इम्यूनिटी होती है उन्हें ज़्यादा अटैक करता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा बचाने की ज़रूरत होती है जो लोग इन गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, ठीक है। जैसे जितनी भी पुरानी बीमारी हमने बता दिया, इनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है, इसलिए इनको थोड़ा सा विशेष सावधानी की ज़रूरत हो। ऐसे मरीजों को थोड़ा पब्लिक प्लेस पे न ले जाएं और इनके खान पान पर विशेष ध्यान रखें और कम से कम लोगों से मिलें, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जी। सरकार की जो मंशा है कि पूरी तरह से सबको टीका लग जाए, और सरकार लगभग इसमें बहुत सफल भी दिख रही है। बिल्कुल, लोगों को जागरूक भी कर रही है टीका लगवाने के लिए। जी। पहले लोग अफवाह पर ध्यान देते थे, अब अफवाहें ख़त्म हो गई हैं जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी बनता है कि टीका लगने के बाद जी हम कितनी सुरक्षित हैं इससे? टीका लग भी जाए तो कितना सुरक्षित हैं हम इससे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैक्सिमम लोगों का ये सवाल है आज के ज़माने में कि इस कोविड काल में मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि क्या टीका लगाना ज़रूरी है या नहीं है, या टीका लगने के बाद हम कितने सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि किसी भी बीमारी से कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे टीका भी अगर किसी को लग जाता है
तो टीका लगने के बाद उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होने में वक्त लगते हैं। धीरे धीरे करके उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे कि एक टीका लगने के बाद फिर बाद में उसका दूसरा टीका भी लग रहा है, मतलब 2 टीके लेने ज़रूरी हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला टीका लगने के बाद देखा गया है कि उनको 10 से 15 दिन में एंटीबॉडी डेवलप हो रही हैं। किसी को अच्छा एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं, किसी लोगों में ऐसा देखा गया है कि पहला टीका लगने के बाद पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं, इसलिए उनको दूसरा टीका भी लगाया जा रहा है। कुछ टीके ऐसी अलग अलग कंपनियों के टीके हैं कि वो 2 टीके लगने के बाद भी पूरी तरह से एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो सरकार ने एक अभी नया WHO ने नया गाइडलाइन कुछ टीकों के लिए जारी किया, तीसरा टीका भी शायद उनके लिए ज़रूरी हो सकता है। अच्छा। कि उनके जब तक उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज उस लेवल के न बन जाए कि वो कोरोना वायरस को रोक पाए। जैसे कोरोना वायरस जैसे अंदर एंट्री करे और हमारे अंदर उतनी एंटीबॉडीज, उतने सैनिक पहले से मौजूद रहें कि उसको मार पाएँ। तो अब ये चीज़ें, इसका कोई ऐसा पैरामीटर है नहीं कि न मापा जा सके किसकी इम्यूनिटी कितनी है। तो ऐसे में हर व्यक्ति के ऊपर टीके का अलग अलग असर हो सकता है। किसी की इम्यूनिटी जो है एक ही टीके के बाद बहुत बेहतर हो सकती है, किसी का दूसरा टीका लगने के बाद भी जो है उस लेवल की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को, इसलिए सरकार बार बार कह भी रही है कि ऐसा नहीं कि टीका लग गया तो आप एकदम भूल ही जाइए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी टीका लगने के बाद भी आप कम से कम जो है 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इस फार्मूले का पालन जरूर करें। कारण है इसका कि मान लीजिए टीका से आप 70% सुरक्षित हैं, ठीक है। टीका लग गया तो आप 70% सुरक्षित हो गए। मान लीजिए 30% अभी भी आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, तो जो आप मास्क लगा लेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, उतने वायरस को तो हटा दिया आपने। जितने वायरस आने की आपके अंदर संभावना थी, तो आपने उस संभावना में से आपने 50% कटौती कर दिया। आपने मास्क लगा रखा है तो वायरस के जो क्लस्टर होंगे, जो लोथड़े आएंगे, वो छट जाएंगे। तो वायरस तो अंदर जाएंगे लेकिन इतने कम जाएंगे कि उतनी आपकी बॉडी पहले से तैयार है लड़ने के लिए। तो ऐसे में जो है टीका लगने के बाद भी हमें सावधानी की विशेष ज़रूरत है। और जो लोग बीमार हैं, या जैसे हमने पहले चर्चा किया है कि शुगर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की गंभीर बीमारियां जिनको हैं, अगर उनको टीका लग भी गया तो उनकी इम्यूनिटी हो सकता है उस लेवल तक न आ पाए जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित हों। तो उनको इस फार्मूले को तो विशेष रूप से पालन करना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचें और मास्क और 2 गज की दूरी, सरकार की गाइडलाइन है, जो इस गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। जी डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न है दर्शकों का हमारे जी कि आजकल पूरी दुनिया एलोपैथ की तरफ भाग रही है। जी तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और इस कोरोना काल में, कोरोना के लिए ये एलोपैथ और होम्योपैथ, इन दोनों में अंतर क्या है? जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, हर एलोपैथ और होम्योपैथ, जी, एलोपैथ क्या है और होम्योपैथ क्या है? जी बिल्कुल, एलोपैथ जो है उनका अपना एक क्राइटेरिया है, होम्योपैथ का अपना एक क्राइटेरिया है। माना जाता है कि जो एलोपैथ होता है कि वो एक्यूट बीमारियों में बहुत अच्छा असर होता है इसका, और इस्तेमाल करना चाहिए जी। लेकिन किसी चीज़ का अति अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। जैसे अगर आपको कोई एंटीबायोटिक बहुत फ़ायदा करती है तो आप, अब ऐसा नहीं कि आप उसको आँख मूंद के खाना शुरू कर दीजिए या हर बात में खाना शुरू कर दीजिए। तो लोग, एलोपैथी इतनी अच्छी चीज़ है कि इमरजेंसी में इतना अच्छा वर्क करती है। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक डॉक्टर लोग देते हैं तो बहुत अच्छा असर करता है, बहुत जल्दी बीमारी काबू में आ जाती है। लेकिन अब कोई आदमी ये समझ ले कि हम एंटीबायोटिक खाते रहें परमानेंट और तो हम ठीक रहेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि उससे ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। तो एलोपैथी में क्या होता है कि किसी बीमारियों के लिए ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और वो दवा उनके लिए कुछ मरीजों में कारगर नहीं हो पाती है। तो ऐसे में वो दवा जब फेल हो जाती है तो वो मरीज जो है काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, वो वायरस उसके अंदर या वो बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक कंडीशन में चला जाता है। रही बात एक कोरोना को लेकर के, अगर हम देखा जाए तो कोरोना एक वायरस होता है, और वायरस जो होता है, वायरस को मारने के लिए बहुत ही अभी कोई इस तरह का कारगर कोई दवाइयाँ नहीं बन पाई हैं जो बहुत तेज़ी से असर कर पाए। कुछ दवाइयाँ हैं जिनको देखा जा रहा है कि कारगर हो रही हैं, तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो डॉक्टर की सलाह से जो है कुछ इंजेक्शन या कुछ एंटीवायरल ट्रीटमेंट लें। रही बात होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी तो सदियों ज़माने से
वायरस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। जैसे अगर हम आपको याद दिलाएं तो आप पहले से सुने भी होंगे कि चेचक में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। चेचक के लिए बोलते हैं अंग्रेजी दवाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो खतरनाक हो जाता है, जान ले लेता है। हालांकि उसको लोग माताजी बोलते थे, माताजी पागल हो जाएंगी, खतरनाक हो जाएंगी, गुस्सा आ जाएंगी, तो ऐसे कंडीशन में जान ले लेंगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, माताजी नहीं होती हैं, लेकिन वो वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है, वो भी वायरस ही होता है। और वो वायरस में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का असर होता नहीं है, और उस एंटीबायोटिक को खा करके मरीज और ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर बना लेता है। तो ऐसे में होम्योपैथी दवाएं ज़्यादा कारगर रही हैं, सदियों से देखा गया है कि उसमें चेचक में आज भी हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। तो वायरस की बीमारियों में बहुत ही अच्छा असर है होम्योपैथी का। मैं पिछले कुछ दिनों में मैं देखा हूँ, पिछले जो 2020 और 2021 में जो कोरोना फैला था, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, या जिनके पास साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, अच्छे अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाए, या सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाए उनको, तो घर में अपने बुजुर्गों को लेके या अपने बच्चों को, अपने खासकर जो घर के लोग थे उनको लेके लोग परेशान थे, कहाँ जाएं। तो ऐसे में हमने उनके सिम्टम के हिसाब से, होम्योपैथी सिम्टम पे काम करती है। तो जैसे जैसे पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं उस सिम्टम के हिसाब से हमने दवा दिया, और मुझे लगता है कि मैंने जो है सैकड़ों मरीजों का जान बचाया है इस पिछले कोरोना काल में। और मैं ये देखा हूँ कि होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। अगर सही समय पे अगर होम्योपैथी शुरुआत कर दिया जाए तो बहुत ही कारगर है। और जब केस ज़्यादा खतरनाक हो जाता है तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं कारगर हो सकती। जब बीमारी की शुरुआती अवस्था में एलोपैथी भी अच्छी कारगर है, होम्योपैथी भी अच्छा कारगर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इधर उधर दवा खाना शुरू कर देते हैं, कितनी डोज है, कितना दिन खाना चाहिए नहीं पता है, और इधर के उधर खा करके और वो बीमारी को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी अनकंट्रोल हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में मैं ये देखा हूँ कि अगर शुरू से जैसे लक्षण आपके आते हैं नाक से, गले से, या आपको सर्दी जुकाम खांसी या बुखार, या बदन दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, शुरुआत से ही अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीवियर कंडीशन आती है। और मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर जो है, अगर कभी भी इस तरह के छोटे मोटे सिम्टम अगर आते हैं तो आप ज़रूर जो है किसी अच्छे होम्योपैथ से संपर्क करें। पहले आप कोशिश करें कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना हो, चूँकि एंटीबायोटिक कारगर भी नहीं है बहुत इसमें, तो आप शुरुआत यहाँ से करें। अगर इसके बाद भी अगर आपके सिम्टम गंभीर होते हैं या लगता है कि बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपके जो भी सरकार के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करें, वो दवाइयाँ ज़रूर लें। और अस्पतालों में अगर जाने की ज़रूरत होती है तो अस्पताल में जाएँ, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जी, तो सबसे अंत में तो हम यही बोलेंगे कि सारी दवाइयाँ और सारी पैथी तो है ही हैं, मानवता के लिए ही हैं। लेकिन जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सरकार अभी भी रोज़ कहती है, रोज़ जो है न्यूज़ चैनल वाले चिल्लाते हैं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन लोग देखिए इतने ऐसे हो गए, फ्री हो गए हैं कि अब लोग नहीं डर रहे हैं। और जब सामने सिचुएशन आ रही है, गंभीर स्थिति हो रही है, तो लोग चिल्ला रहे हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार की पास व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन हमको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और दूरी बना के ज़रूर रहें, मास्क ज़रूर पहनें, तो हम इस बीमारी पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। और बाकी बस सब लोग जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल पे इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ऐसे ज्वलंत क्वेश्चन आपने लाया, और जो कि मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अगली मुलाकात में आप किस बीमारी पे हम लोग चर्चा करेंगे, दर्शकों को बता दिए, ताकि हमारे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिल्कुल। अगली जो बीमारी है, हम चाहेंगे कि आप, जैसे मैं अपनी क्लिनिक में देख रहा हूँ कि गठिया से बहुत लोग ग्रसित हैं। गठिया से? जी, जोड़ दर्द से, गठिया से बहुत ग्रसित हैं। आज तो ये बीमारी आम हो गई एक तरह से। जी। तो हम चाहेंगे कि आप अगर गठिया के बारे में लोगों को अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है एक छोटा सा इंटरव्यू लें, जहाँ मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा इससे, और उस जानकारी के हिसाब से बचाव कर पाएंगे अपने आप को, या समझ पाएंगे कि गठिया क्या होती है। तो वो सही से उसका सही समय पे उपचार शुरू कर लेंगे तो उनको लाभ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से एक नई बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।